हेलो फनेडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सीएसआई या नेट 26 नवंबर 2022 के पार्ट बी के रियल एनालिसिस के सारे सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 80243751 से लेकर 16 तक हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पार्ट बी के सारे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लेट्स सी। EN एक सीक्वेंस दे रखी है ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। EN सीक्वेंस दे रखी है ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, जहां पे सुप्रीमम ऑफ सबसेट्स ऑफ आर की सीक्वेंस दे रखे, जहां पे लिम सुप एन डिफाइंड है, इंटरसेक्शन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यूनियन एन इज इक्वल टू के टू इंफिनिटी ई एन, एंड लिम इन ई एन ऐसे डिफाइंड है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। सी एस आई नेट नवंबर 2022 में आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो कैसे दिखाएंगे? तो बेसिक आइडिया लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ आर दिया होता था, तब लिम सुप हम कैसे डिफाइन करते थे? लिम सुप इज द infimum of set of supremums, lim inf is the infimum of set of supremums, जहाँ पे v1 v2 bn लेके हम करते होते थे बेसिक ट्रिक। और एक और क्या तरीका होता था, पॉइंट x को लिम सुप बोलते थे जब x प्लस एप्सिलॉन से बड़े फाइनाइट टर्म्स हो और x माइनस एप्सिलॉन से बड़े इनफाइनाइट टर्म्स हो, और x को सिमिलरली इनफीमम कब बोलते थे, जब x माइनस एप्सिलॉन से छोटे फाइनाइट टर्म्स हो और x प्लस एप्सिलॉन से छोटे इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो उसको इनफीमम बोलते थे। मतलब फॉर ऑल बट फाइनाइटली टाइप्स वाला सही होना चाहिए। तो आइडिया ये कहता है कि सी सही होना चाहिए, पर इसका मतलब हमें बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड करके दिखाने होंगे और इसको ट्रू प्रूव करना होगा। पर जब तक प्रूव नहीं कर लेते तब तक सिर्फ हमारे पास ये गैस ही है, गैसिंग मेथड हो गया ना हमारा, दिल की बात टाइप्स। तो ये हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। अब सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं हम, लिम इन्फ लिखा कैसे गया है और लिम सूप लिखा कैसे गया है। लिम इन्फ क्या होगा? E1 यूनियन E2 अप टू सोन इनफाइनाइट तक, इंटरसेक्शन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू सोन, इंटरसेक्शन E3 यूनियन E4 अप टू सोन। और लिम इन्फ कैसे लिखा जाएगा? E1 intersection E2 up to so on union with E1 intersection E2, sorry, E2 intersection E3 up to so on चलता रहेगा, union with E3 intersection E4 intersection E5 up to so on infinite तक चलता रहेगा। अब ये क्या कह रहा है? लिम सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस को हमें करना है डिस्कार्ड। ठीक है, सबसे पहले डिस्कार्ड वाला करके देखते हैं, फिर डिस्कार्ड करते हैं, फिर हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे उसको। तो इन तीनों में सबसे मुश्किल ऑप्शन तो मुझे यही वाला लग रहा है। इसको डिस्कार्ड करना है, कैसे करेंगे? x लिम इन फी एन, क्या ये सेट होगा? x बिलोंग्स टू ई एन फॉर इनफाइनाइटली मैनी n के लिए वो एलिमेंट लेना है जो x बिलोंग करे ई एन। ई एन कैसा होगा? ई एन होगा सबसेट ऑफ आर। सबसेट कैसा भी हो सकता है, सिंगलटन, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, कैसा भी। ठीक है। अब x लिम इन फी एन वो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ई एन जो x ई एन में बिलोंग करे फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन, मतलब बहुत सारे ई एन में आना चाहिए। तो E1 अपने ले लेते हैं 1 से 2। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है कि लिम इन फी एन को सबसे कम दिखाओ और लिम इन फी एन को कम दिखा लो, और इस इस सेट में कोई एलिमेंट दिखा दो जो इसमें ना हो। इस सेट में कौन से एलिमेंट है? वो सारे x बिलोंग्स टू एन फॉर इनफाइनाइटली मैनी n के लिए en में बिलोंग करे। तो अगर हम E1 अपना ले लेते हैं 1 2। ठीक है, अब E2 में हम कुछ नहीं लेते, लिम इन फी एन दिखाना है ना। E1 अगर हम अपना 1 2 ले लेते हैं, E2 हम अपना ले लेते हैं 3 4, और E3 हम ले लेते हैं फिर से 1 2,
E4 ले लेते हैं हम अपना 3 4 अप टू सोन ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब E2n जो होगा वो होगा हमारा 1 2 और E2n प्लस 1 होगा 1 2, E2n होगा हमारा 3 4। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आगे लेने की जरूरत नहीं, फाई आ जाएगा, इधर से भी फाई आ जाएगा, हर एक सेट से फाई आ जाएगा। लिम इन फी एन क्या हो गया, नल सेट फाई। फाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट, इज ऑल्सो सबसेट ऑफ आर, तो नल सेट एलिमेंट ही होगा। तो इसमें इसका कौन सा सेट आ जाएगा, लिम इन फी एन नल सेट। पर 1.5, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले 1.5, वो E1 में भी है, E2n पूरे E2n प्लस 1 में है 1.5। 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो E2n प्लस 1 में है, और 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो E2n में। दोनों ही नंबर्स 1.5 और 3.5 दोनों ही नंबर्स इस सेट में है, पर लिम इनफियन में तो नहीं है, लिम इनफियन तो 5 है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डिस्कार्ड। सेम ही क्वेश्चन से हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। कैसे होएगा, E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन विद 3,4। इसका यूनियन क्या हो जाएगा, फिर से 1,2 यूनियन 3,4। इस पूरे का क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन 3,4। इन सब का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1,2 यूनियन 3,4। तो लिम सु पी एन और लिम इन पी एन फाई आ गया, लिम सु पी एन ये आ गया। तो इसी पर्टिकुलर सेट के लिए इक्वल नहीं है, तो हर एक के लिए तो क्या ही होंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला कहता है लिम सुप ई एन इज द सेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर सम एन। मतलब किसी एन के लिए ई एन में बिलोंग कर जाए तो वो लिम सुप ई एन में बिलोंग कर जाएगा। कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी एक भी ई एन में आ गया तो वो लिम सुप में बिलोंग कर जाएगा। क्या ये बात सच है, इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो सच है, बट ये तो एक पर्टिकुलर केस है, इट्स नॉट अ प्रूफ। तो जनरली तो ये सच नहीं होगा। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, इवन अगर हम ले लें सिंगलटन सेट 5, ठीक है, तो सिंगलटन 5 और बाकी सब यही चलने दो, E2 E3 E4 बाकी सब यही चलने दो। इवन ले लिया सिंगलटन सेट 5, तो जो 5 एज एन एलिमेंट है वो एक्स इस सेट में है, 5 है इस सेट के अंदर, इस सेट का एक एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। बट क्या लिम सुप En में 5 है, E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, 5 यूनियन विद दिस, और इसमें आ जाएगा 1 2 यूनियन 3 4। इधर 1 2 यूनियन 3 4 से आ जाएगा हमारा, ओवरऑल का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 यूनियन 3 4 ही आएगा। तो इस केस में भी हमारा लिम सुप जो बनेगा वो ये सेम ही बन रहा है। जब हम इवन में 5 ले लेते हैं या 5 और जोड़ देते हैं, कैसे भी कर लो, बट 5 लिम सुप En में तो नहीं है और 5 इस सेट में तो है, तो मतलब ये डेफिनेशन ये भी गलत हो जाएगी लिम सुप की डेफिनेशन। तो ये यही सही होगी, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही पड़ेगा, पर इसको भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये ऑप्शन क्या कहता है कि लिम इन फी एन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी एन। अब लिम इन फी एन क्या हो जाएगा कि क्या प्रूव करना है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ई एन फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी, मतलब फाइनाइट एन, कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सब ई एन में एक्स होगा, वही लिम इन में होगा, ठीक है। लिम इनफियन की ये डेफिनेशन होती है। लिम इनफियन की डेफिनेशन क्या है, लिम इनफियन की डेफिनेशन है यूनियन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू एन टू इंफिनिटी, एन इज इक्वल टू के टू इंफिनिटी बेटा।
ये चीज कभी गलत मत करना। n इज इक्वल टू के और k इज इक्वल टू n में बहुत फर्क होता है। n इज इक्वल टू के का मतलब है n की वैल्यूज यहाँ डालनी है, 1 2 3 4। k की जगह 1, तो इसको कैसे लिखते हैं, E1 यूनियन E2 अप टू सॉरी E1 इंटरसेक्शन E2 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E3 इंटरसेक्शन E4 अप टू सो ऑन, फिर यूनियन करेंगे E4 इंटरसेक्शन E5 अप टू सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। अब हमें क्या दिखाना है, x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब x belongs to union k is equals to 1 to infinity intersection n is equals to k to infinity e n में बिलोंग कर रहा है x, तो x ई एन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल बट फाइनाइट मैनी एन को छोड़ के। x हर एक ई एन में बिलोंग करेगा, क्योंकि x किस में बिलोंग कर रहा है, E1 intersection E2 up to so on union E2 intersection E3 up to so on union E3 intersection E4 up to so on union so on जाता रहेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या मतलब हुआ, x हर एक en में बिलोंग कर रहा है जो कि k से, x अगर इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो x इस पूरे के में बिलोंग कर रहा है, या इस पूरे में बिलोंग कर रहा है, या इस पूरे में बिलोंग कर रहा है, किसी एक पूरे में तो बिलोंग कर रहा है ना कम से कम, मतलब मिनिमम। हो सकता है इन दोनों में बिलोंग कर रहा हो, सब में भी बिलोंग कर रहा हो, पर मिनिमम एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, किसी एक में तो बिलोंग कर ही रहा है। तो एक्स किस, मान लो एक्स बिलोंग कर रहा है ई एम, E m+1 अप टू सोन, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक्स हर एक n में बिलोंग कर रहा है जो कि m से बड़ा है। फॉर ऑल n सच दैट n इज ग्रेटर देन m, x बिलोंग्स टू em, मतलब x बिलोंग्स टू द सेट x बिलोंग्स टू en फॉर ऑल बट फाइनाइट, सिर्फ m से छोटे वाले में ही तो नहीं बिलोंग कर रहा। तो इस साइड की हमारा प्रूफ हो गया। दूसरी तरफ लेते हैं, अगर x बिलोंग कर, अदर साइड, अदर साइड ऑफ द प्रूफ लेते हैं, अगर x बिलोंग कर रहा है en में फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी n को छोड़ के, मतलब थोड़े बहुत n छोड़ दो, मतलब मान लो E1 से em में x नहीं बिलोंग कर रहा, इस सेट में, इन सभी सेट्स में E1 से em सेट्स में x बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब x does not belongs to E1 से em, so x बिलोंग करेगा em से हर एक बड़े सेट में, em+1, तो x किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी n इज इक्वल टू m टू इंफिनिटी em में बिलोंग करेगा, और x बिलोंग्स टू यूनियन en, n इज इक्वल टू m टू इंफिनिटी en, और m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ले लो कुछ भी, यूनियन में तो अगर x इसमें है तो उससे बड़े सेट में भी तो होगा, तो x बिलोंग करेगा m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू m टू इंफिनिटी en में बिलोंग कर जाएगा। तो x कहाँ से लेके चले थे, हम यहाँ से लेके चले थे x, और हमने दिखा दिया x इसमें बिलोंग कर रहा है, हेंस वी हैव प्रूव दैट लिम इन्फ en जो होगा वो होगा हमारा, लिम इन्फ en जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x belong x such that x belongs to en for all but finitely many n,
Hence we are done. अब इस क्वेश्चन में देखिए f फ्रॉम n टू n एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है। बाउंडेड फंक्शन होने का क्या मतलब हो गया, f ऑफ n इज लेस देन m फॉर सम नेचुरल नंबर m, मतलब अपना बाउंड, और f एक डिस्क्रीट सेट है तो बाउंड हमेशा अटेन करेगा और हर वैल्यू n के अंदर ही रहेगी क्योंकि n एक डिस्क्रीट सेट है। अगर n की जगह पे रेशनल्स का सेट होता q, तो वो एक डिस्क्रीट सेट ना होने की वजह से लिम सुप इरेशनल्स में भी जा सकता है। बेशक वो एग्जिस्ट करता क्योंकि वो एक बाउंडेड फंक्शन होता, तो एग्जिस्ट बेशक करता पर फिर भी रेशनल्स में एग्जिस्ट करना जरूरी था क्योंकि n एक डिस्क्रीट सेट है और बाउंडेड है। तो लिम सुप एफ ऑफ एन नेचुरल नंबर में आएगा, बिल्कुल सही बात। सिमिलरली लिम इन्फ जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर में आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब लिम इन्फ एफ ऑफ एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर इस पूरे को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिम इन्फ एफ लिम इन्फ ऑफ एन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी को नेचुरल नंबर में आएगा तो ही ये पूरा आ पाएगा, क्योंकि a प्लस बी को उसमें आना है तो a और b, a आ रहा है तो b को भी आना पड़ेगा। a और a प्लस b को आना है, a ना आ रहा हो तब अपने कुछ नहीं कह सकते, b आ भी सकता है नहीं भी, तो वो अलग केस हो जाता है। पर एक आ रहा है तो दूसरे को भी आना पड़ेगा, और अगर एक आ रहा है वो दोनों भी आ रहे हैं, क्योंकि ए आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस बी भी आ रहा होगा जो कि ए ही हो जाएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ एन क्या होगा, लिम इन्फ क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ इन्फीमम्स। नेचुरल नंबर्स में b1 बनाएंगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, और B2 बनाएंगे 2 3 1 2 अप टू सो ऑन। B2 हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, B3 n इज इक्वल टू 3 डालेंगे इसमें, 3 से स्टार्ट 3 4 अप टू सो ऑन। B4 इज 4 5 अप टू सो ऑन। इनका इन्फीमम लेना है और इनके इन्फीमम्स का सुप्रीमम लेना है। इसका इन्फीमम क्या होएगा 1, इसका इन्फीमम 2, इसका इन्फीमम 3, इसका इन्फीमम 4 अप टू सो ऑन। एंड टर्म का इन्फीमम क्या आएगा n, और इन इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, वही तो लिम इन्फ देगा ना अपनों को। इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा इंफिनिटी, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट होगी अपनी गलत। और लिम सुप क्या होता है, लिम सुप होता है इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ सुप्रीमम्स। तो अब की बार ये B1 B2 का लेंगे अपने सुप्रीमम्स, इसका सुप्रीमम इंफिनिटी, इसका सुप्रीमम इंफिनिटी, इसका सुप्रीमम इंफिनिटी, एंथ टर्म वाले का सुप्रीमम। एंथ टर्म कैसी दिखती होगी, बी एन कैसा दिखता होगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू, इसका भी इंफिनिटी, तो इन सब का इन्फीमम क्या आएगा इंफिनिटी। तो लिम सुप क्या आ गया इंफिनिटी, वो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग कर रहा, ये बात सही है। अपनों से पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी नॉट ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 3, तो ये स्टेटमेंट होगी अपनी सही। इसमें पूछा है दे आर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम R2 to R, R2 से R, F R2 से R में मैप बनाना है, क्या सिर्फ काउंटेबली मैनी कंटिन्यूअस मैप हो सकते हैं R2 से R में। तो सिंपली एग्जांपल है, अगर f ऑफ एक्स वाई इज k टाइम्स x, पोलिनोमियल फंक्शन सबसे इजी फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है R2 से R में है और k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो अनकाउंटेबल मैनी आगे। अगर ये बात प्रूफ करना चाहो तो सिंपली डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी प्रूफ कर सकते हो। फंक्शन को कंटिन्यूस कब किया जाता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x y minus f of x naught y naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta 1 and y minus y naught is less than delta 2। f of x y क्या है kx माइनस f of x naught y naught क्या है kx naught is less than epsilon लेना है, तो मोड x माइनस x naught is less than epsilon by k लेना पड़ेगा, k एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इसको एप्सिलॉन बाय के को डेल्टा मान सकते हैं,
चूज डेल्टा टू बी एप्सिलॉन बाई के, देयर एग्जिस्ट डेल्टा दिखाना होता है ना, डेल्टा एप्सिलॉन बाई के ले लिया तो x माइनस एक्स नोट इज लेस देन डेल्टा जब भी होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया अपना कंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो काउंटेबली मैनी है नहीं। क्या ये ऊपर दिया हुआ फंक्शन सर्जेक्टिव है? तो फाइनाइटली मैनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप्स हैं नहीं, पर इनफाइनाइटली मैनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव वन वन मैप और कंटिन्यूअस भी आना चाहिए। तो ये बात याद रख लो, देयर इज नो इंजेक्टिव continuous map from R2 to R। क्यों नहीं होता ये भी समझ लो। फंक्शन है R2 से R में, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और इंजेक्टिव भी है तो R2 में फंक्शन लेना। सबसे पहली बात तो ये R2 ऐसा दिखता है और R ऐसा दिखता है, पिक्टोरियल देखें। R2 से R में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है? कनेक्टेड सेट की इमेज क्या आएगी? कनेक्टेड सेट। तो R2 एक कनेक्टेड सेट है, उसकी इमेज क्या आएगी? R के अंदर एक कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट का क्या मतलब है? कोई कनेक्टेड सेट R के अंदर कनेक्टेड सेट कैसे होते हैं? जो इंटरवल जैसे हो, सिंगल इंटरवल जैसे हो। पर इंजेक्टिव मैप है तो एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे इस इंटरवल में, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो एक ऐसा y भी मिल जाएगा जो होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ f ऑफ R2। y होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ f ऑफ R2। अब y इमेज में है, y क्या है? इमेज ऑफ f ऑफ R2 की इमेज में y यहाँ पे पॉइंट है तो उसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगी। और सिंस फंक्शन हमारा क्या है? वन वन है, फंक्शन वन वन है तो एक यूनिक एलिमेंट x मिल जाएगा जो कि होगा f इनवर्स ऑफ y। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जो एलिमेंट x मिला f इनवर्स ऑफ y है जो कि, अब वही R2 में से सिर्फ वो एक सिंगल एलिमेंट x रिमूव कर दूं, R2 में से कोई भी एक पॉइंट रिमूव कर दूं तो वो हमेशा कनेक्टेड रहता है। कोई भी दो पॉइंट कहीं से भी जोड़ सकते हैं। R2 में से एक पॉइंट रिमूव करने से कनेक्टेड रहता है, पर R में एक पॉइंट रिमूव करने से कनेक्टेड नहीं रहता। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं बेसिकली। R2 में एक पॉइंट रिमूव करने पे ये कनेक्टेड है, इसकी इमेज क्या आएगी? कनेक्टेड आएगी। इमेज क्या आएगी? कनेक्टेड। इमेज है क्या? इमेज है क्या? जो पहले इंटरवल आई थी, मान लो पहले इंटरवल आई थी ए बी, और इसमें इस इंटरवल ए बी में एक पॉइंट था y। अब वो x रिमूव हो गया तो उसकी इमेज में कौन सा पॉइंट रिमूव हो गया? y। तो अब इमेज क्या आ गई? ए वाई यूनियन वाई बी। क्या ये कनेक्टेड है? नॉट कनेक्टेड। तो मतलब अपनी एजम्पशन गलत होगी जो अपनों एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था अपनों ने? कि इंजेक्टिव कंटिन्यूअस मैप है R2 से R में, तभी तो ये एज्यूम कर पाए थे कि कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड सेट आएगी, क्योंकि अपनों ने इंजेक्टिव कंटिन्यूअस मैप लिया था। तो देयर इज नो कंटिन्यूअस, इंजेक्टिव ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी सही और ये स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। तो फोर्थ स्टेटमेंट होगी सही। हेंस वी आर डन। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये सीरीज ऑफ फंक्शन दे रखी है, अब हमें ये बताना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन देखो, अगर इस पे मैं मोड लगाता हूँ तो -1 कट जाएगा, साइन एन एक्स लेस देन 1 होता है तो ये भी कट जाएगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू समथिंग सीरीज ऑफ फंक्शंस। और सीरीज ऑफ फंक्शन ये पूरा हटने के बाद ये तो सीरीज ऑफ क्या बच गया? सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बच गया। सीरीज ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ रियल नंबर से रिलेट करती हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात होती हो, कौन सा टेस्ट था?
वाइस्ट्रा सैम टेस्ट, वेरी गुड। वाइस्ट्रा सैम टेस्ट में क्या होता है, अगर एफ एन एक्स सीरीज ऑफ फंक्शन है एंड मोड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू summation n is equals to 1 to infinity mod fn x is less than equals to summation n is equals to 1 to infinity mn x series of real number, कोई series of functions is less than equals to series of real numbers, और mn x अगर converge कर रहा है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी mn x अगर कन्वर्ज कर रहा है तो अपने क्या कह सकते हैं कि जो fn x था वो कन्वर्ज करेगा एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली। एब्सोल्युटली तो पूछा ही नहीं, यूनिफॉर्मली पूछा हमें। तो अगर हम ये दोनों बातें दिखा दें तो हमारी बात बन जाएगी, मतलब ऐसा mn(x) निकाल दें तो इस सीरीज को किससे कम कर सकते हैं हम, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n sin nx बाय n log बेस e n। इसका मोड किससे कम होगा, sin nx लाइज बिटवीन -1 and 1, तो मोड sin nx लाई कहाँ करेगा, इज लेस देन 1, -1 टू द पावर n इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1, या -1 होगा या 1 होगा, दोनों ही 1 से कम है। सो परफेक्ट। तो हमारे पास क्या बच गया, लेस देन इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n टू द पावर log बेस e n, और 1 बाय n टू द पावर समथिंग कब कन्वर्ट करता है, जब n 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा नंबर जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, सिंपली 2। 2 कब आ सकता है, जब n बड़ा हो e स्क्वायर से, फॉर n ग्रेटर देन e स्क्वायर। e स्क्वायर इज समथिंग बट अ फिक्स्ड नंबर ना, सो सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे फिक्स नंबर ऑफ टर्म से फर्क नहीं पड़ता। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन e स्क्वायर we have series less than summation n is equals to 1 to infinity n is equals to e square का greatest natural number, तो 1 by n स्क्वायर से बड़ी हो गई है, और 1 by summation n is equals to 1 to infinity n स्क्वायर क्या है, कन्वर्ज करती है, तो समीशन एम एन कन्वर्ज करती है एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एम एन एक्स। तो हमारी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई एफ एन एक्स एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया अपना, फोर्थ ऑप्शन, यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये गलत हो गया क्योंकि ओनली फॉर एन पाई नहीं, हर जगह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन अपना हो गया ट्रू। अगला क्वेश्चन है ये, ए एन कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर्स के, तो बताना है कि इन दोनों में से क्या कन्वर्ज करेगा, इन चारों में से, सॉरी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए एन बाई 1 प्लस ए एन, ये सीक्वेंस दे रखी है और इसकी सब सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, तो अगर 1 ट्रू हो गया 2 को ट्रू होना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल करेक्ट है तो 1 तो सही हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर 3 सही हो गया तो 4 को सही होना पड़ेगा, तो 3 सही नहीं हो सकता। अगर 3 क्या कह रहा है कि ये सीक्वेंस सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी जो ये सीक्वेंस होगी इसको 0 पे कन्वर्ज करना पड़ेगा। और इसमें क्या कह रहा है, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये सीक्वेंस किसी भी नंबर पे कन्वर्ज कर सकते हैं, क्योंकि b इज एनी नंबर, तो उस नंबर को माइनस करके 0 पे कन्वर्ज कर सकते हैं। तो ये कहता है कि ये सब सीक्वेंस किसी भी नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है, और ये कहता है कि 0 पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए। तो इसके सही होने के ज़्यादा मायने हो जाते हैं, तो ये ही सही होगा। पर थोड़ा सा लॉजिकली भी देख लेते हैं अपने, लॉजिकली कैसे होगा। तो ए एन बाई 1 प्लस ए एन कुछ खास दिख रहा है, किसी भी नंबर को 1 से प्लस करते हैं तो वो बाउंड हो जाता है। क्यों बाउंड हो जाता है, सीक्वेंस ए एन का मोड किससे कम हो जाएगा, 1 प्लस मोड ए एन से, और ए एन का मोड बाय 1 प्लस मोड ए एन लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बाउंडेड है। बाउंडेड सीक्वेंस के क्या फीचर्स होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एक तो होगा ना, इतना तो अपनों को पता ही है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए
सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सब सीक्वेंस वाली बात सही होनी चाहिए, सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। एक लिमिट पॉइंट होगा, कम से कम एक तो होगा ही, तो एक लिमिट पॉइंट वाली सीक्वेंस कैसी होगी? 1 1 1 1 1 ले ले, 1 इज द लिमिट पॉइंट। तो an/1 + an मतलब इस तरीके की सीक्वेंस लेनी है कि ये जीरो पे ही ना कन्वर्ज करे, ये जीरो पे ही नहीं कन्वर्ज करेगी तो समीशन वाली सीरीज, अगर सीक्वेंस ही जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगी तो समीशन an को कन्वर्ज करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an को तो जीरो पे जाना पड़ेगा ना कम से कम। तो यही नहीं होगा, 1 1 1 वाली सीक्वेंस कहाँ पे जाएगी? 1/1 + 1 विच इज इक्वल टू 1/2 पे जाएगी, -1 to the power n 1/2 मतलब ±1/2 होगी इसके दो लिमिट पॉइंट, अगर an 1 1 1 लेते हैं। तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि इसकी लिमिट क्या आ रही है? ±1/2 लिमिट पॉइंट, लिमिट ही नहीं आ रही है, लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं दो, ±1/2। और अगर यही सीक्वेंस ले 1 1 1 1 1 तो ये कहाँ पे जा रही है? 1/2 पे, ये ही जीरो पे नहीं जा रही है, इसकी लिमिट क्या आ रही है? 1/2, ये जीरो पे ही नहीं जा रही है, तो समीशन कन्वर्ज करेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इस केस में ये कहाँ जा रही है? 1/2, अगर b को 1/2 ही ले लें तो ये जीरो पे जा रही है, इस पर्टिकुलर केस में ये बात सत्य होगी। पर किस केस में सत्य नहीं होगी? अगर एक से ज्यादा लिमिट वाली सीक्वेंस ले ले तो अपनों को दिक्कत आ जाएगी। एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट वाली सबसे इजी सीक्वेंस कौन सी होती है? 1 0 1 0 1 0, दो लिमिट पॉइंट हो गए 0 और 1। जब an को 0 डालेंगे तो ये हो जाएगी, ये 0 पे जाएगी, और an को 1 डालेंगे तो 1/2 पे जाएगी। तो b अगर मैं कोई भी नंबर लूं तो या तो 0 माइनस, अगर b 0 लेता हूं तो 1/2 बच जाएगा, अगर b 1/2 लेता हूं तो 1/2 -0 फिर 1/2 ही बच जाएगा। तो b माइनस an/1 + an क्या हो जाएगा? कोई भी b ले लूं, जीरो तो नहीं हो सकता ना, दो नंबर आएंगे। अगर b 50 लेता हूं तो 50 -0 इज 50, और 50 - हाफ इज 14.5, 49.5। दो लिमिट्स आ रही है, एक सिंगल लिमिट तो आ ही नहीं रही है, तो दो लिमिट आ रही है, तो ऑब्वियसली जीरो तो किसी भी नंबर b के लिए नहीं आएगी लिमिट। दो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एक ही लिमिट पॉइंट आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, और यही स्टेटमेंट बची जो सही होगी। ये क्यों सही होगी? क्योंकि since the sequence an/1 + an is since the sequence an/1 plus mod an is convergent, नहीं, is bounded। और बोल्जानो-वाइस्ट्रस थ्योरम क्या कहती है? बोल्जानो-वाइस्ट्रस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लोगे उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी या एक लिमिट पॉइंट होगी, मतलब एक ही बात है, एक लिमिट पॉइंट होना या कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना। तो एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी कन्वर्जेंट, जो कन्वर्ज करेगी बी पे या किसी भी नंबर के पे, उस के नंबर को ही हम अपना बी चूज कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू के ले लेते हैं, तो के इसके ये जीरो पे जाएगी और ये समीशन क्या हो जाएगा? कन्वर्ज, हेंस वी आर डन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एफ एंड जी दे रखे हैं कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 पे 0 है, जी ऑफ 0 जी ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ हाफ इज ग्रेटर देन जी ऑफ एफ। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच होगी? और स्टेटमेंट्स क्या है? किसी भी टी के लिए वैल्यूज इक्वल नहीं होगी, एक टी के लिए वैल्यू इक्वल होगी, कम से कम दो के लिए तो होगी, इन्फिनेटली मैनी के लिए होगी। तो ग्राफिकली देख लेते हैं, इजी रहेगा। ये है 0, ये है 1 और ये है 1। पहले f की ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ 1 इज 0, बीच में f कहीं भी है, और f एट हाफ भी हमें चाहिए, जो कि बड़ा होना चाहिए g ऑफ हाफ से। सो f एट x इज इक्वल टू हाफ, f की वैल्यू ये है। अब जी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कंटिन्यूस था तो बिना पेन को तोड़े यूं हमने ड्रॉ कर लिया कुछ भी। अब जी को ड्रॉ कर लेते हैं, कोशिश ये करेंगे कि एक बार भी ना काटे, फिर ये कोशिश करेंगे कि एक बार काटे, फिर कोशिश करेंगे कम से कम दो बार काटे, फिर इन्फिनेटली मैने की कोशिश करेंगे। तो ट्रायल ऐसे ही रहेगा, कोशिश ये करेंगे कि एक बार भी ना काटे।
क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही काम है ना कि एक बार बिना काटे। कटवाना तो आसान है, जितनी मर्जी बार कटवा दो। दैट्स लाइफ मैन। तो g ऑफ जीरो क्या है? 1। एट x इज इक्वल टू वैल्यू g की वैल्यू 1 है। g ऑफ 1 क्या है? वो भी 1 है। g ऑफ हाफ क्या है? छोटा है f ऑफ हाफ से। g ऑफ हाफ मतलब यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एक बार तो काटना पड़ गया। तो देयर इज नो टी वाला तो गलत हो गया। एक बार तो यहाँ से यहाँ आने में ही कट गया। देयर इज एग्जैक्टली 1 टी। 1 तो आ गया, क्या एग्जैक्टली आया? नहीं, क्योंकि हाफ से बाद में 1 पे जाने के लिए भी एक बार फिर से कटवाना पड़ेगा ना, फंक्शन है। नहीं तो फंक्शन ना होता तो क्या करता मैं? यहाँ से यूं भी जा सकता था, पर फिर वो फंक्शन ही बनता। और मैं क्या कर सकता था? यहाँ से यूं जाके फिर ये गैप ले लेता, फिर वो कंटिन्यूस ना बनता। कंटिन्यूस का मतलब है जब भी हम ग्राफ बना रहे हो तो हमें पेन उठाना नहीं है। तो फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर एक बार काटना पड़ेगा। तो मतलब 2 बार तो काटना पड़ गया। क्या एग्जैक्टली 2 बार काटना पड़ेगा? नो, नॉट नेसेसरी। क्योंकि मैं ऐसा भी तो बना सकता था ना। ये हाफ है, हाफ पे वैल्यू नीचे रखनी है मुझे। ये 1 है, तो जी मैं यूं जाता, यूं जाता, यूं जाता, फिर नीचे रखता, फिर यूं चल जाता। कितनी बार कट किया मैंने? 1 2 3 4। 4 बार, 2 बार। सिमिलरली अगर मैं और ज़्यादा बार कट करने की कोशिश करूँ तो 6 बार, 8 बार। हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही मैं कट कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट 2 बार तो कट करेगा, ये बात सही है। क्या इन्फाइनाइट मैनी टाइम्स कट कर सकता है? तो ये तो कंफर्म होगा कि ऑलवेज इन्फाइनाइट टाइम्स नहीं करेगा। बट एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूँ, क्या इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स कट कर सकता है? हाँ जी, जरूर कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये एफ हो गया, जी आया, ये यूं हो गया, हाफ पे छोड़ा, फिर ये बाद में यूं लेना है तो लो, नहीं लेना तो इन्फाइनाइट तो मैंने यहीं कर दिए। यहाँ पे भी मैं इन्फाइनाइटली मैनी कट करके जा सकता हूँ। इन्फाइनाइट मैनी टाइम्स वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी। तो there can be infinitely many t's such that f of t is equals to g, but always बिल्कुल नहीं। exactly 1 तो बिल्कुल नहीं, और no बिल्कुल नहीं। Hence we are done.